बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से कि यहाँ जो सियासत होती है उसका अंदाज़ क्या है और वो किस तरह की सियासत होती है। क्या नज़रियाती सियासत होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है क्या वो ख़ुद मुख्तार है या वो अपने डिसीजन ख़ुद ले सकती है। नंबर 3, आज़ाद कश्मीर की सियासत में यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इस पे भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करती है क्या यहाँ पे भी करती है। ज़िला बाग में ख़ास करके जो सियासत है PTI होगी या दीगर जो जमातें हैं, इनका माजी से लेकर अब तक क्या रोल रहा, PTI के कारकुनों में जो इख्तिलाफात खुलकर सामने आए, ये सारी कहानी आज के वीलॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है इस पे आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ की जो सियासत है इसमें कभी भी नज़रियाती सियासत नहीं रही है। बेशक यहाँ पे बात नज़रियात की जाती है, नज़रियात पे मुहिम चलाई जाती है और नज़रियात पे ही सब कुछ किया जाता है, लेकिन कश्मीर की जो सियासत है इसमें बहुत ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर है वो सियासत के अंदर जो कबीला है, कबीलाई सियासत है, बरादरी की सियासत है, या उसके बाद ये कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पे मुफादाती सियासत है। यहाँ पे जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो भी आगे आ सकता है, लेकिन कबीलाई हवाले से, बरादरी के हवाले से और इसके साथ साथ मुफादाती जो सियासत है इसका बहुत बड़ा हाथ है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। चाहे माजी से लेकर अब तक अगर हम इसका तजिया करें तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पे मिलती है कि नज़रियात यहाँ पे बहुत कम देखने को मिले और बहुत कम सियासत के अंदर रहे। बेशक उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके अलावा जो वोटर है वो बेसिकली सियासत नहीं कर रहा होता। जो यहाँ के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो सबसे पहले ये है कि वो शख्सियात को देखते हैं, अपनी शख्सियत को, चाहे वो कबीले के हवाले से है या पैसे के हवाले से है, बरादरी के हवाले से है, उसको देखते हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बचता है शख्सियत से हट के जो अगर वोट होता है वो बरादरी का है, और बरादरी से हट के जो विनर वोट होता है, जो हर दफ़ा किसी न किसी एक ऐसे इलेक्टेबल या किसी ऐसे नुमाइंदे के साथ जाता है जो जीतने की तरफ आ रहा होता है और उसे मुफाद अपना नज़र आ रहा होता है, लोग उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये भी देखा जाता है बहुत बड़ी तादाद जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, वो ये देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। ख़ास करके पाकिस्तान में वो देखते हैं कि अगर वहाँ नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है, तो मोस्टली यहाँ पर भी वही जमात जीतती है या सिलेक्ट होती है या इलेक्ट होती है, जो भी होती है, वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसका बहुत बड़ा दारोमदार होता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है और मौजूद है, माजी में भी और अब भी। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जमात सेलेक्ट होती है या जो वहाँ जीत जाती है, जिसकी हुकूमत होती है, उसके फेवर में ज़्यादा काम करती है। और बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें इदारे हैं, बहुत से ऐसे मुख्तदर हलके हैं जो यहाँ का हवा का रुख चेंज करते हैं, वो उस तरह पाकिस्तान की सियासत को देखकर, उसकी हुकूमत को देखकर वो यहाँ पे अपना किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो रिज़ल्ट होता है वो भी उसी तरफ जाता है। चाहे अगर हम माजी की बेशुमार ऐसी मिसालें हैं अगर देखें हम, चाहे वो हल्का वस्ती की सियासत हुई हो या शर्की की सियासत हो, इलेक्शन के दौरान जब हम तजिया करते हैं, तबसरा करते हैं, तो जीत कोई और रहा होता है, ग्राउंड में अक्सरियत किसी और की होती है, हमायत किसी और की होती है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि रात के 9-9 बजे भी गिनती रोक कर जो रिज़ल्ट है किसी जमात का उसको बदला जाता है। इससे ये लगता है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है और इस्टेब्लिशमेंट उस जमात की फेवर ज़्यादा करती है जो पाकिस्तान में जीतती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट से हटकर जो तीसरा फैक्टर है वो ये भी है कि यहाँ पे जिसकी अक्सरियत जहाँ पे होती है,
या जो जमात जिस जगह पे बड़ी डोमिनेट कर रही होती है वहाँ पे ठप्पे लगते हैं, माजी में ठप्पे लगते रहे और कई 100 वोटों पे ठप्पे लगते रहे। और यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड भी हमें मौजूद देखने को मिला कि अगर टोटल वोटर जो कास्ट वोट है उसकी तादाद अगर 500 है तो वहाँ पे 1000 वोट कास्ट उसकी तादाद मिलती है, अगर 1500 है तो 2000 से भी ऊपर मिलते हैं। इस तरह से ये लगता है कि वहाँ पे अगर वोट 60% या 50% कास्ट होना चाहिए, लेकिन वहाँ 100+ भी हमें मिले। इसी तनाज़ुर में अगर हम बात करें कश्मीर में से हटकर बाग की सियासत की, तो बाग में आजकल बड़ा शोर था कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास किसी वक्त भी बाग का दौरा कर सकते हैं, बल्कि उनकी 10 तारीख जो मुतवक्का थी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहला दौरा था उनका, उसमें उन्होंने बाग आना था और बाग आके वो क्या ऐलानात करते और किस तरह से वो क्या क्या प्रोजेक्ट देते या कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट थे जो अपनी आवाम को देते जो उन्होंने वादे किए हुए थे, लेकिन बीच में वो दौरा मनसूख हो गया। लेकिन इसी दौरान मनसूख होने से, ऐलान से और मनसूख होने के दरमियान के जो दिन थे, इसमें बहुत सी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। मशावरती इजलास होते रहे हल्का शर्की के भी, PTI के कारकुनों के और हल्का वस्ती के भी, और इनके दरमियान बहुत से ऐसे इख्तलाफात, बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जो पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ कि हर एक ये चाह रहा था, हर एक ये सोच रहा था कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और सब कुछ मैंने ही किया है, और पार्टी का जो आगाज़ था, इसकी जो बुनियाद थी वो मैंने रखी है और मेरे अलावा किसी को ना किया जाए। और इससे ये साबित हुआ कि कुछ चेहरे भी सामने आ गए, कुछ लोग भी सामने आ गए, ग्रुपिंग जो थी वो भी सामने आ गई और दौरा भी मनसूख हो गया। मनसूख होने की असल वजह ये थी कि सरदार तारिक इकबाल, जिसका आज़ाद कश्मीर की नहीं बल्कि ज़िला बाग की जो सियासत है, इसमें हर दौर में बड़ा अहम किरदार रहा। वो चाहे नून लीग में हों या PTI में हों, उनकी किसी दूसरी सियासी जमात से मुखालफत हो, किसी सियासी नुमाइंदे से मुखालफत हो, वो यहाँ पे सियासत में आते रहे और अपना जो नंबर था, अपना जो वज़न था वो हमेशा दिखाते रहे और बहुत हद तक वो उस अपने वज़न में कामयाब भी रहे। इसीलिए सरदार तनवीर इलियास ने शायद उनका वेट किया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो आएंगे और उसके बाद बाग का दौरा करते हैं। देखते हैं कि सरदार तारिक इकबाल के आने के बाद PTI बाग में किस हद तक मुनज़्ज़म और मजबूत होती है। बेगम नसीम ने भी एक दो मशावरती इजलास में बातें की कि जी हम कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मैं और तारिक इकबाल जो है वो किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे अपने कारकुनों के साथ। सदाकत हयात ने कहा जी कि हम स्कीमें नहीं खाने देंगे और इस तरह से किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होने देंगे। देखते हैं जी मेरिट पे काम होता है। सियासी जमात जो भी आई है उसके रहनुमाओं ने, उसके कारकुन ने यही कहा जी कि मेरिट पे ही काम होता है, स्कीमें मेरिट पे मिलती हैं। माजी में भी इसी तरह होता रहा। मेरिट सिर्फ यहाँ पे यही होता है कि जो मुझे मिलेगा वो मेरिट है, जो मुझे नहीं मिलेगा वो आप कह सकते हैं कि दानली है, 2 नंबरी है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसको क्या मिलता है और किस तरह सा की मेरिट जो है वो PTI यहाँ पे कायम करती है। इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ अंदर जिस तरह से सियासी सूरत हाल है, वहाँ इस वक्त तक बड़ी अजीब सी कैफियत है। वहाँ हुकूमत जो है वो 13 जमाती इत्तेहादी जमातों की हुक्मरानी है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, अदलिया भी उनके साथ है और कुछ ऐसे बैरूनी ममालिक हैं उनका भी ना सिर्फ हाथ बल्कि मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है उनके साथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लेकर या हकीकी आज़ादी का अब नारा लेकर यहाँ पे मैदान में आई है और वो इस वक्त तक तने तना है। अवाम है, जो आम आदमी है वो उसके साथ है, वो निकल रहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। कश्मीर की सियासत भी उसी तरह उसी के गिर्द घूमेगी। अगर पाकिस्तान में 2, 4, 6 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होती है या ये लगे कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इसका साथ दे रहे हैं PTI का, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत बदलेगी या इलेक्शन होंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट किसका साथ दे रही है और आने वाले वक्त में किसकी हुकूमत मुतवक्के है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हलचल होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 6 माह, 7 माह, 8 माह बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जिसे कहते हैं कि अदम एतमाद पेश करके तहरीक इंसाफ को हटाकर
किसी दूसरी मुत्तहिदा जमात मिलकर सारे इत्तेहादी तौर पे किसी और जमात को हुकूमत में लाएं, लेकिन यह भी बहुत मुश्किल लगता है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान नहीं है और सिद्धार्थ तनवीर इलियास की रिलेशंस जो बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ है वो काफ़ी मजबूत है, वो इतनी आसानी से हटेंगे भी नहीं। बाग के अंदर सियासी जमातें तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और अब PTI, ये बड़ी 3 जमातें इन्होंने वर्क किया, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके उम्मीदवार थे, जो हलके के कायद जिनको लोग कहते हैं, वो थे इतनी बड़ी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके स्वाय कमर ज़मान के। कमर ज़मान ने अपने दौर में जब सियासत की तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी बड़ा अरसा सियासत में वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन बाग के हवाले से बहुत हद तक उन्होंने जो काम किए, यूनिवर्सिटी हो गई, हेल्थ पैकेजेस हो गए, या सड़कें हो गई, तामीर और तरक्की हो गई, स्कूल हो गए, एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बहुत आखिरी जो उनके दौर था जिसमें जब वज़ीर सेहत थे, तो बहुत हद तक उन्होंने ऐसे काम किए जो बरसों तक याद रखे जाएंगे। और कभी भी अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की या ज़िला बाग की तरक्की की बात होती है तो उसमें कमर ज़मान का नाम सर फ़हरिस्त होता है तरक्की में। और इस दफ़ा भी वो वस्ती छोड़ कर शर्की में गए और शर्की से इलेक्शन लड़ रहे थे। बहुत हद तक ये उनका 15 साल के बाद शर्की में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला था, कामयाब था। यूँ लग रहा था कि तमाम जो तजिए थे, तबसरे थे और सामने जो ग्राउंड में सूरत हाल नज़र आ रही थी वो उनके हक़ में थी, मगर अचानक रात के 9 बजे गिनती रुक गई, रिज़ल्ट आना रुक गए। और हम जब अनाउंस कर रहे थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रिज़ल्ट, तो बाग से कुछ स्टेशंस ऐसे थे हल्का शर्की के जिनके रिज़ल्ट रोक दिए गए और बाद में पता चला कि बिल्कुल माइनर सी एक लीड से सिद्धार्थ कमर ज़मान हार गए और उनके मुकाबले में जो मीर अकबर साहब थे PTI से, वो जीत गए। इसमें किसका क्या रोल था ये भी केस चल रहा है, अदालत में है, देखते हैं कि अदालत इसका क्या फ़ैसला करती है। और इसके साथ देखते हैं अभी ज़िला बाग का दोबारा से जो दौरा होना है सिद्धार्थ तनवीर इलियास का, उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई और वो कब होगा और किस तरह से होना है ये भी जब होगा तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे कि सियासी सूरत हाल क्या बदलती है। तनवीर इलियास साहब सेहत के हवाले से क्या प्रोजेक्ट रखते हैं, क्या विजन रखते हैं या क्या ऐलान करेंगे, रोज़गार के हवाले से यहाँ पे या प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उस हवाले से प्राइवेट सेक्टर में किस किस्म का वो इनिशिएटिव लेते हैं, ये उनके यहाँ दौरे के बाद बहुत चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और इसके साथ जो उनके कारकुन हैं हल्का शर्की से हों या वस्ती से हों, देखते हैं कि PTI के जो वर्कर हैं किस हद तक वो अपने इलाकों का, अपने हलकों का या स्कीमों का या अवाम जो उनका वोटर है, आम जो वोटर है उसके साथ उनका रवैया कैसा होता है, ये आने वाले वक्त में सब कुछ सामने होता रहेगा और आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।